नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग महासागरीय जलधाराएं और उनकी उत्पत्ति तथा उनके प्रभाव से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों की संख्या लगभग 100 से अधिक है। अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक किसी भी पर एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो देखिए, क्यूरोसीवी गर्म जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा है और मोजाम्बिक भी जो है गर्म जलधारा है। ये कनारी जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए कनारी जलधारा है और मोजाम्बिक जलधारा ये है। और अल नीनो ये जो पीरी वाली धारा है, ये जब गर्म हो जाती है तो इसी को अल नीनो जलधारा कहते हैं। तो ये जो कनारी जलधारा है यही ठंडी जलधारा है। जैसे देखिए, जब जो है ये मान लीजिए 30 अक्षांश रेखा है, ये 0 है, ये 30 है। तो जो ट्रेड विंड ऐसे चलती हैं तो ये अपने साथ जल का प्रवाह साथ में लेकर चलती हैं। तो इन क्षेत्रों में जो उच्च दाब का क्षेत्र होता है, यहाँ से हवाएं यहाँ चलती हैं। तो जब यहाँ से जल का प्रवाह विषुवत रेखा की तरफ हो जाता है तो नीचे से ठंडा जल जो है ऊपर आता है और अपवेलिंग के कारण यहाँ ठंडी जलधाराएं चलती हैं। उसी के कारण जो है यहाँ किनारी जो जलधारा है, इसी कारण ये जो है ठंडी जलधारा यहाँ चलती है। वैसे भी जब इक्वेटर से जब जो है इक्वेटर से इस साइड में या महासागर के पश्चिमी साइड में जब जल का प्रवाह इन धाराओं के चलने के कारण, ट्रेड विंड के कारण, जब यहाँ पे जल जमाव अधिक हो जाता है तो जल जो है नीचे से प्रवाहित होकर के ऊपर यहाँ निकलता है। तो जो कनारी जलधारा है उसका मेन कारण जो काज है उत्पन्न होने का, वो अपवेलिंग है। तो इसे व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। कनारी जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। यह जलधारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मंडेरिया तथा केप वर्डे के बीच प्रवाहित होती है, जबकि क्यूरोशियो धारा, एल नीनो धारा और मोजाम्बिक धारा गर्म जलधाराएं हैं, जिसे आपने मैप में देखा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है? तो देखिए जो है इसमें ऑप्शन क्या है, कोरियालिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पवन और महासागर तल की स्थलाकृति। तो ये ऑप्शन दे दिया गया है महासागर तल की स्थलाकृति। तो ये प्रश्न आसान हो गया कि महासागर की तल की स्थलाकृति जो है धाराओं का विक्षेप तो कर सकती है, लेकिन उत्पत्ति के लिए प्रारंभिक कारकों में शामिल नहीं है। और ये जो है इसमें व्याख्या भी दिया गया है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे महासागरों की जो प्राथमिक उत्पत्ति होती है जलधाराओं की, उनमें सबसे पहला है पवन। पवन, तापमान, तापमान, गुरुत्वाकर्षण और चौथा है कोरियालिस बल। ये चार जो है मेन काज होते हैं जलधाराओं के चलने के कारण। ये देखिए इसमें व्याख्या भी दिया गया है। ये एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है, आप इसे एनसीईआरटी में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा हिंद महासागर की है? तो लेब्राडोर, कैनारी आपने देखा भी, और एंटिलिस धारा, अगुलहास धारा। तो अगुलहास जो जलधारा है ये आपकी जो है हिंद महासागर की धारा है। तो देखिए अगुलहास कहाँ पे है ये देखिए, ये अगुलहास है। ये जो है हिंद महासागर की जलधारा है। एंटिलिस जलधारा यहाँ कहीं चलती है। तो और लेब्राडोर तो आप लोग जानते हैं, लेब्राडोर जो है लेब्राडोर जलधारा जो है, ये देखिए ये वाली इधर है। लेब्राडोर धारा ठंडी जलधारा है। अब अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो सारगैसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ भी लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखा रेखीय
धारा गल्फ स्ट्रीम कनारी की धारा द्वारा एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम पाया जाता है। इस क्रम के अंतर्गत शांत और गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सारगैसो घास फैली रहती है। इस भाग को सारगैसो सागर कहते हैं। मार्मर के अनुसार इसका विस्तार 20 से 40 उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतर के मध्य पाया जाता है। एक चीज़ है कि गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है उसकी सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो इसको याद कर लीजिए, पोंस डी लियोन द्वारा इसे 1513 ईस्वी में खोज किया गया था। सारगैसो सारगैसो सागर जो है ये यहाँ पे कहीं ये जो क्षेत्र है इसी को सारगैसो सागर कहते हैं। सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है, देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है। सारगैसो सागर स्थित है, ये भी वही क्वेश्चन है। अब दो, सारगैसो सागर प्रख्यात है। सारगैसो सागर जो है ये समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु प्रख्यात है। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, विशेष प्रकार की समुद्रिक वनस्पति होती है इसमें। सारगैसो सागर क्या है, सागरीय वनस्पति का क्षेत्र है। सब इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये देखिए 272वां क्वेश्चन, हिंद महासागर की धारा से संबंधित कथनों पर विचार करें। ए है, विषुवत रेखीय रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून प्रणाली के बदलते स्वरूप पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो है ये मानसून के जो है बदलते प्रणाली का प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए ये जो है कथन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सोमाली धारा जो है एक ठंडी जलधारा है, तो ये सही हो जाएगा। और बी उष्ण जलधारा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पेरू जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है बल्कि प्रशांत महासागर की धारा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हिंद महासागर की उत्तर विषुवतीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है। तो ये जो है कथन जो है सही है। इसे व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो है हिंद महासागर में जो अ, जब मानसून आता है तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, तो इसे देखिए अलग हम बना लेते हैं फिगर में। जैसे देखिए ये भारत है और ये इक्वेटर है। तो जब ग्रीष्म काल में क्या होता है, ग्रीष्म काल में, पहले शीतकाल में देखते हैं। शीतकाल में क्या होता है कि हवाएं जो है इस तरह चलती हैं और जो जलधारा है वो इस तरह चलती है। तो ये जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल प्रति चक्रवातीय, प्रति प्रति चक्रवाती नहीं, प्रति विषुवतीय रेखा जो जलधारा है वो चलती है, काउंटर करंट। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तो जब हवाओं की दिशा इस तरह हो जाती है, ये जो प्रति चक्रवाती हवा है ये जो है लुप्त हो जाती है और जो जलधारा है, ये देखिए एक बार फिर से बना लेते हैं। तो जलधारा जैसे मान लीजिए मानसून आ गया, तो ये हवाएं ट्रेड विंड जो है पार करके इस तरह जो है चलती हैं। तो जो ये धारा है ये इस प्रकार जो है जलधारा व्यवस्थित हो जाती है इस तरह। तो ये जहाँ प्रति चक्रवातीय जो प्रति विषुवतीय रेखा जलधारा थी वो जो है यहाँ लुप्त हो जाती है। तो ग्रीष्म काल में लुप्त हो जाती है और शीतकाल में ये जो है प्रकट हो जाती है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप सबीन सिंह से देख लीजिएगा, उसमें फिगर अच्छा बना हुआ है। अभी देखिए व्याख्या इसमें सब यही सब दिया गया होगा, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 273 जो है, अब प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सही है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनिमय करती हैं। ठीक है, क्योंकि महासागरीय जो जल धाराएं हैं वो जो ध्रुवों पर अत्यधिक ठंडा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर होता है और इक्वेटर पर हाई टेम्परेचर होता है, इसको बैलेंस करने के लिए ही गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो ये तापीय वातावरण का अत्यधिक विनिमय करती हैं, ये बिल्कुल सही है।
स्थानीय पैमानों पर गर्म जलधाराएं आर्कटिक अक्षांशों में तटों पर संतुलनकारी प्रभाव डालती हैं, तो ये भी सही है। और ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं ला पाती हैं। तो देखिए, जो ठंडी जलधाराएं हैं वो तापमान में गिरावट ला देती हैं। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, यहाँ जो कनारी जलधारा चलती है, अभी हम लोगों ने देखा था, कनारी जलधारा ठंडी जलधारा होने के कारण यहाँ पर ये क्षेत्रों में ठंडा मौसम हो जाता है, या जो गर्म हवा है उनको उठने नहीं देता। ये ठंडी जलधारा इस क्षेत्र में स्थिरता की कंडीशन ला देती है, मतलब इन क्षेत्रों को, तटों को ठंडा कर देता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती, और मरुस्थल का यहाँ होने का कारण भी यही है। ये कथन जो है गलत हो जाएगा। और घनत्व के अंतर के कारण भी महासागरीय जल में प्रवाह हो सकता है। तो महासागरीय जल धारा जो चलती है उसमें घनत्व के अंतर के कारण भी मेन जो है जलधाराएं प्रभावित होती हैं। कैसे होती हैं, जब देखते हैं, जैसे देखिए, जब जल जो है घनत्व अधिक रहेगा, घनत्व अधिक रहेगा, क्या हो जाएगा, वो जो है का आयतन कम हो जाएगा। जब आयतन कम हो जाएगा तो जो उसका तल है, राइजिंग ऑफ लेवल, वो कम हो जाएगा। तो अधिक घनत्व वाले जल में कम घनत्व वाले जल से, कम घनत्व जिसका रहेगा उसका आयतन अधिक रहेगा, तो उसका लेवल जो है ऊपर रहेगा, तो वो वहाँ से कम घनत्व से अधिक घनत्व की तरफ जो है जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। ये सब देखिए, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है वही सब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, और यही केवल सी गलत है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनिमय करती तथा स्थानीय पैमाने पर गर्म जलधाराएं आर्कटिक अक्षांशों में तटों पर संतुलनकारी प्रभाव डालती है। इसी प्रकार घनत्व के अंतर के कारण ही महासागरीय जल के प्रवाह होता है। धाराओं की उत्पत्ति के तीन बृहद वर्गों में रखा जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण में जो है कोरियालिस बल और एकरमैन स्पाइरल। महासागरों से संबंधित कारक तापमान, लवणता, घनत्व में भिन्नता। वाह्य महासागरीय कारक वायुदाब, हवा, वाष्पीकरण तथा वर्षा। अगर आपसे सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा जाए, जलधारा सबसे महत्वपूर्ण इसके कारण जो है चलती है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण कारक है, नंबर 1 पे पवन है। अगर पवन नहीं है, कोई दूसरा है, तब जो है तापमान है, लवणता है, कोरियालिस बल है, ये सब है। जैसे जैसे तरंगे तट की ओर बढ़ती हैं, उनके स्वरूप में आमूल परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तनों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, जब जो है जलधाराएं जो है समुद्र तट से टकराती हैं, तो क्या होता है कि जब जलधाराएं तट के पास पहुंचने लगती हैं तो उनकी जो है ऊंचाई बढ़ जाती है, और तरंग जो है लंबाई जो है उनकी कम होने लगती है। तो सबसे पहला क्या होगा, कम अंतराल वाले श्रृंग जो है बनने लगते हैं, और कोई अवरोध या मिलता है तो जो है वहाँ से तरंग टूट करके तट से टकराती हैं। तो जहाँ से ये टूटती हैं और आगे बढ़ती हैं, उसको एक हो गया तरंग रोधक हो गया दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे उद्धावन, मतलब ये श्वास दिया गया, श्वास या सर्फ, तो ये इसको श्वास कहते हैं। और श्वास जो है या जो जलधारा है वो टूट के तट पे टकराती है, और उसके साथ ही कुछ जो है जल पानी जो है इसके तट के समांतर प्रवाहित होता है, तो उसको जो है रिप करंट कहते हैं। और कुछ जो है नीचे से प्रवाहित होता है पानी, तो उसको बैक श्वास कहते हैं। तो ये चौथा जो है ऑप्शन हो जाएगा, पश्च धावन मतलब बैक श्वास। तो क्रम क्या हो जाएगा, पहला ए बी सी डी। और अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये रिप करंट हो गया, और कुछ जलधारा जल जो है ऊपर से प्रवाहित होता है, तो लिट ये जो है रिप करंट कहते हैं। हाँ, ये रिप करंट है। और ये लिटरोलर करंट ये है जो तट के समांतर प्रवाहित होता है। ये गलत बता दिया मैंने, लिटरोल करंट या वेलांचली धारा जो है ये तट के साथ चलता है, जो उसको बोलते हैं। इसको हम एक बार
और भी बता चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। इसे एक बार देख लीजिएगा, तो हमने सही बताया है, कुछ उल्टा बता दिया होगा तो एक बार देख लीजिएगा। ये यही सब पूरा डिटेल दिया गया। जैसे जैसे तरंग की तौर बढ़ती है तो उसके अमूल में परिवर्तन होता है। तरंगों के परिवर्तन का सही क्रम है ये तो वही पूरा दे दिए हैं जैसा मैंने आपको समझाया है। एक बार चाहे और बता देते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे बता देते हैं आपको। ये देखिए, जैसे ये तट है और ये जो है समुद्र है मान लीजिए, तो जब जलधाराएं इसके नज़दीक आएंगी तो इनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और ये जो तरंग का जो है लंबाई जो है वो कम हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला हो जाएगा। फिर यहाँ जो है अवरोध आएगा तो उससे टकराव होगा, तो उसके कारण तरंगे जो है टूट के एक जो है तट से टकराएगी, एक इसके समांतर तट के प्रवाहित होगी, एक नीचे से चली जाएगी, एक ऊपर से चली जाएगी। तो ये जो विलांचली धारा इसको बोलते हैं, इसको श्वास बोलते हैं और इसको बैक श्वास बोलते हैं। और ये ऊपर से जो जाता है वो रिप करंट बोलते हैं। रिप करंट हो गया, ये लिटरोलर करंट हो गया, ये बैक श्वास हो गया ये वाला, और ये श्वास हो गया। ये सर्फ या श्वास कहते हैं इसे। ये एक बार और आप लोग देख लीजिएगा। और अब देखते हैं अगला प्रश्न 275। निम्नलिखित से कौन सा एक शब्द एक तरंग के गर्त से श्रृंग के बीच की दूरी के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो है गर्त से, जैसे मान लीजिए कोई ये तरंग है, ये श्रृंग है मान लीजिए, और ये नीचे जो है गर्त है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है क्या होती है? वो तरंग की ऊंचाई होती है। तरंग की ऊंचाई जैसे मैंने बताया, जब तट के आप पास में आते हैं तो उनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और लंबाई कम होती जाती है। ये देखिए, तरंग ऊंचाई शब्द गर्त से शीर्ष के बीच की दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। दो शीर्षों के बीच या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग की लंबाई कहते हैं। लहरों के आगे बढ़ने की गति को लहर वेग तथा दो क्रमबद्ध शीर्ष या गर्तों के गुजरने के समय को लहर अवधि कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर में पश्चिमी प्रवाह, पश्चिमी पवन प्रवाह, उत्तर विषुवतीय धारा, उत्तर विषुवतीय धारा, यूरोशिवो धारा, कैलिफोर्निया धारा। तो देखिए, सबसे पहले जो ये जिसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, और इसे मैप में ही देख लेते हैं। ये जैसे देखिए ये है, हाँ, तो ये यहाँ से इक्वेटोरियल करंट जो है प्रवाहित होती है। फिर यहाँ से गल्फ स्ट्रीम होती है। फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है प्रवाहित होती है, और ये कनारी प्रवाहित होता है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। अच्छा, ये जो है ये प्रशांत महासागर का दिए हैं, हम जो है अटलांटिक महासागर को बताने लगे। तो इससे इसमें देखते हैं, इसमें अच्छा दिया गया है। हाँ, ये देखिए, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है किरोशिवे हो गया, और नॉर्थ पैसिफिक करंट हो गया, और फिर ये कैलिफोर्निया हो गया। तो पहला ये हो गया, किरोशिवे दूसरा हो गया, नॉर्थ पैसिफिक तीसरा हो गया, और चौथा कैलिफोर्निया करंट। ये जो है पूछा गया है यहाँ पे। हाँ, शायद यही है पश्चिमी प्रवाह। इसमें हो जाएगा पहला बी, और फिर क्यूरोशिवो सी, और ए, और डी, PCAD, PAD। आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 277। तरंग की ऊंचाई ऊर्जा का संकेतक नहीं है। इसमें से करना है कथन कौन सा सही नहीं है। तो तरंग की ऊंचाई जो है ऊर्जा का संकेतक नहीं है, ये जो है गलत हो जाएगा। संकेतक होता है वो जो है, ये जो है कथन गलत हो जाएगा। तरंग की ऊंचाई तरंग की शक्ति का नियंत्रण होती है, ठीक है। खुले जल की दूरी निम्नलिखित जिसमें तरंग चलती है उसकी ऊंचाई को प्रभावित करती है, ये भी सही है। समुद्र की गहराई तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करती है, ये भी सही है। इसमें केवल जो है ए आंसर हो जाएगा। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है?
अल नीनो एक ठंडी समुद्री जलधारा है, अल नीनो एक जो है गर्म जलधारा है, तो इसलिए ये गलत है। यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर प्रकट होती है, तो ये सही है, बी सही हो जाएगा। और अच्छा, केवल दो आंसर होगा इसका सही, ये बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी समुद्री जलधारा है? तो एंटिल्स, अलास्का, ओयासियो और अगुलहास। ये एंटिल्स, अगुलहास, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अलास्का ये भी गर्म जलधारा है। ओयोसियो जो है ये ठंडी जलधारा है। ओयोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, इसे क्यूराइल की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। क्यूराइल की ठंडी जलधारा भी इसे कहा जाता है, क्यूराइल। बेरिंग जलसंधि से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा से किया जाता है। ये ओयासियो या क्यूराइल, क्यूराइल की जलधारा होती है। ये ओयासियो, ये है ओयासियो। ये क्यूरोसियो है, ये ओयासियो है। ओयासियो जो है क्या है, ठंडी जलधारा है। इन सारी व्याख्याएं दी गई हैं। आदि महासागर में ये सब पूरा जो इसके पहले जो सब आया है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, ये जो आंध्र महासागर में उत्तरी विषुवतीय धारा दक्षिण अमेरिका में पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसका दो शाखाओं में विभाजन हो जाता है। पहली शाखा एंटेलिस जलधारा के नाम से जानी जाती है तथा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होता है। दूसरी शाखा कैरिबियन सागर में प्रविष्ट हो जाती है। तो यूकाटन चैनल तक पहुंचती है। हिंद महासागर के दक्षिण विषुवतरेखीय धारा की एक शाखा ये मोजाम्बिक चैनल के बारे में बता रहे हैं, एंटिलिस धारा, और ये दोनों बता चुके हैं हम। अब इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं, कि इसमें प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये बार बार रिपीट होगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? कनारी जो है ये आ चुका है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पे है, तो ये सुमेलित है। बेंगुला जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पे है। फाकलैंड दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पे है। और लेब्राडोर न्यू फाउंडलैंड का तटीय भाग है। तो देखिए ये जो बेंगुला है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पे नहीं, बल्कि कहाँ है, ये पश्चिमी तट पे है। ये देखिए, ये बेंगुला जलधारा ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पे है, ना कि पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे क्या है, अगुलहास है। ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी हो जाएगा। 280। देखिए फिर उसी के बारे में सब पूरा डिटेल दिया गया है, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है? तो बेंगुला अभी हमने पढ़ा ठंडी है, कनारी भी ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है। ब्राज़ील की धारा ये गर्म समुद्री जलधारा है। ये देखिए, ये ब्राज़ील की धारा यहाँ से इस होती है, साउथ इक्वेटोरियल करंट प्रवाहित होती है, उसके बाद यहाँ तट पे ऐसा बनावट है कि दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक यहाँ चली जाती है, एक नीचे आ जाती है। ये नीचे वाले को ब्राज़ील जलधारा कहते हैं। तो जो अगर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित हो रही है तो वो गर्म जलधारा होगी। देखिए ब्राज़ील तथा दक्षिण महासागर के उच्च तापमान तो लवणता वाली गर्म धारा है, या इसका आविर्भाव दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा के सनराग के पास ब्राज़ील तट से टकराकर दो शाखा से होता है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर उत्तर विषुवतीय धारा में मिल जाती है, जबकि दूसरी शाखा ब्राज़ील के नाम से दक्षिण समांतर प्रवाहित होती है। और ये 40 अंश देशांतर तक, दक्षिणी देशांतर तक बेंगुला दक्षिण अटलांटिक की शीत धारा, कनारी अटलांटिक की शीत धारा, लेब्राडोर, ये सब मतलब बताए हैं कि शीत धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये महासागरीय जलधारा है। तो इसको सबसे पहले पोंस डी लियोन ने किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 283। इनमें से कौन सी समुद्री जलधारा है, कौन सी एक गर्म समुद्री जलधारा है? तो देखिए जो है ये देखिए, जैसे हिंद महासागर है ये,
और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ मैप में ही देख लेते हैं। हम मैप में है तो जो है ये चक्र जो है ऐसे बनता है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी भाग है, ये यहाँ पे ठंडी जलधारा चलेगी, और जो पूर्वी वाला भाग है यहाँ पे गर्म जलधारा चलेगी। जब ये चक्र ऐसे चलेगा, मतलब विषुवत रेखा की तरफ धाराएं जाएंगी, तो वो जो है गर्म होंगी। और ये चूंकि ये इस साइड में इस तरह चलेगा, ये यहाँ पे ये क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी। ये गर्म जलधारा होगी, ये ठंडी जलधारा होगी। जो भी पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा वो जो है ठंडी होगी, और इक्वेटर से पोल की तरफ जो धाराएं आएंगी वो गर्म होंगी। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे गर्म जलधारा चलती है। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट का जो जलधारा है वो ही एक गर्म जलधारा होगी। पश्चिमी में जो है ठंडी हो जाएगी, बेंगुला और पेरू, इसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। एल नीनो क्या है, गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये भी जो है उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा है। आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। कौन सी समुद्री धारा गर्म है? लेब्राडोर ठंडी है, हम्बोल्ट भी ठंडी है, बेंगुला और क्यूरोशिवो। बेंगुला क्या है और क्यूरोशिवो क्या है, इसे जो है एक बार देख लीजिए। देखिए बेंगुला कहाँ है, बेंगुला ये है। बेंगुला क्या है, ठंडी गर्म जलधारा है। और क्यूरोशिवो क्या है, ये गर्म जलधारा है। क्यूरोशिवो गर्म जलधारा है, और ओयोशिवो ठंडी जलधारा है। मैं पूछा क्या है, क्यूरोशिवो। क्यूरोशिवो जो है क्या हो जाएगी, गर्म जलधारा हो जाएगी। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। अब बेंगुला धारा अभी हमने देखा, अफ्रीका के पश्चिमी तट पे। निम्नलिखित में कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? तो ये दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट, लेब्राडोर, फाकलैंड, ये सब क्या है, ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, ये क्या है, गर्म जलधारा है। पॉपुलर गल्फ स्ट्रीम, इस खोज किसने की थी? पॉन्स डी लियोन ने। अगला प्रश्न है, ये मिलाना है। लेब्राडोर, ब्राजील, क्यूरोशिवो और अगुलहास। अगुलहास कहाँ हो जाएगा, दक्षिण हिंद महासागर में हो जाएगा। क्यूरोशिवो जो है उत्तरी प्रशांत में हो जाएगा। ब्राजील जो है दक्षिण अटलांटिक में हो जाएगा। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक में हो जाएगा। आसान प्रश्न है ये। एक बार जलधारा का मैं सोच रहा हूँ चलने का कारण और कौन कौन सी जलधारा है, शॉर्ट में 5 या 10 मिनट का वीडियो बना दें। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ब्राज़ील है, गर्म जलधारा है, अभी हमने पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन बार बार वही आ रहे हैं। कौन सी गर्म धारा है, कौन सी गर्म धारा है? ब्राज़ील की गर्म धारा है, कनारी हो गया, पेरुवियन और बेंगुला धारा। ये जो है ये क्या है, ठंडी धारा है। पेरुवियन, पेरू की जो जलधारा है, या हमबोल्ट की, वो गर्म जलधारा नहीं बल्कि ठंडी है। महासागरीय धारा जो उत्तरी आंध्र महासागर धाराओं के चक्रवात या गायर का भाग नहीं है। तो उत्तरी आंध्र महासागर में जो गायर बनता है वो, जैसे देखिए ये उत्तरी आंध्र महासागर है, तो यहाँ जो इक्वेटोरियल करंट बहती है वो होता है। फिर जब ये आगे बढ़ती है ऐसे फ्लोरिडा इन सब करंट को लेकर, तो ये जो है एक होता है गल्फ स्ट्रीम। फिर ये यहाँ पे जो कनारी धारा होती है वो होती है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है, वो होता है। ये जो है गायर का पार्ट होता है चारों। तो लेकिन जो ये लेब्राडोर है, लेब्राडोर ऊपर से आती है जो गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, तो ये गायर, इस गायर का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेब्राडोर की धारा। ये आप चाहे मैप में भी देख सकते हैं। ये जो इसका क्रम बनता है, ये जो ये ऐसे गायर, यहाँ पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, फिर ये गल्फ स्ट्रीम है, फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, फिर ये कनारी जलधारा, ये एक गायर बनता है।
ये गायर बनता है। इसमें लेब्राडोर जो है इस गायर का हिस्सा नहीं है। अब अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा लेब्राडोर धारा, बी। और 294, तो देखिए ये मिलाने के लिए दिया गया है अगुलहास, बेंगुला, लेब्राडोर और कनारी। तो कनारी जो है कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका। और ये बेंगुला, अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर, बेंगुला जो हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और उत्तरी अटलांटिक महासागर ये हो जाएगा लेब्राडोर। उत्तर पश्चिमी तट नारी हो जाएगा। ठीक है। अगुलहास होगा दक्षिण हिंद महासागर, बेंगुला, ये आप मैप में देखते चलिए क्योंकि मैप बार बार दिखाने में समय बेकार हो रहा है। प्रचलित पवनों के प्रभाव में प्रवाहित महासागरीय धाराएं क्या कहलाती हैं? प्रचलित पवनों के प्रभाव में जो महासागरीय धाराएं हैं वो जो है क्या कहलाती हैं? अ, प्रचलित जो पवन है, जैसे ये हो गई आपकी ट्रेड विंड, पश्चिमी प्रवाह, पश्चिम जो है पछुआ पवन, जो प्रवाह में जो प्रवाहित होती हैं तो इसे प्रवाह कहते हैं, प्रवाह या ड्रिफ्ट कहते हैं। डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? डेविडसन धारा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 296 प्रश्न। डेविडसन धारा कहाँ की तटीय प्रतिधारा है? तो ये जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर की प्रतिधारा है। ये मैप में देख लेते हैं, ये देखिए जो ये कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। इसी के सहारे, इसी के मतलब तट के पास में ये गर्म जलधारा इसके विपरीत में प्रवाहित होती है। इसको जो है डेविडसन जलधारा कहते हैं। ये यहाँ पे प्रवाहित होती है डेविडसन जलधारा। डेविडसन जलधारा ये गर्म जलधारा है, जबकि कैलिफोर्निया क्या है, ये ठंडी जलधारा है। ये याद रखिएगा, डेविडसन जलधारा ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ के हिसाब से कैलिफोर्निया के पास में प्रवाहित होती है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की तटीय प्रतिधारा होगी। मैक्सिको तट के से फिलीपींस तक एक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? एक है मैक्सिको तट, ये देखिए मैक्सिको तट है और फिलीपींस है। तो मैक्सिको तट से फिलीपींस में जो उत्तरी भूमध्य धारा है, जैसे ये देखिए ये मैक्सिको है और जो फिलीपींस यहाँ कहीं है, तो जो धारा सहायक होगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है इसकी सहायक होगी। अगर हम यहाँ बैठे नाव से तो ये जो है प्रवाहित करके हमें ले जाएगी। किसके प्रभाव में है? ये ट्रेड विंड के प्रभाव में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है प्रवाहित होती। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट लगभग सभी महासागरों में प्रवाहित होती है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। 298 प्रश्न जो है देखते हैं अब। शीत दीवार संबंधित है। तो जो गल्फ स्ट्रीम जो है जलधारा है, वो जब प्रवाहित होती है तो एक शीत दीवार बन जाती है। इसे जो है और डिटेल में जो है इसमें पढ़ लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्री तल में उत्तर की ओर क्रमशः वृद्धि होती है। समुद्र तल में उत्तर की ओर क्रमशः वृद्धि होती जाती है। फ्लोरिडा की अपेक्षा हैलिफैक्स का समुद्री तल 35 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा रहता है। समुद्र तल के उत्पन्न इस असमानता के कारण तट तथा महाद्वीपीय मग्न तट के जल में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा उत्पन्न हो जाती है, जो शीतल होती है। इस प्रकार गल्फ स्ट्रीम की बाईं ओर वाली सीमा अधिक तापांतर के कारण बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तटवर्ती जल के अधिक ठंडा होने के कारण इस रेखा को शीत दीवार या ये कहा जाता है, ठंडी शीत दीवार कहा जाता है। तो ये जो है गल्फ स्ट्रीम से संबंधित है। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा के जो है गर्म और शीत जो है छल्ले भी बनाते हुए चलती है। गल्फ स्ट्रीम ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा हिंद महासागर से संबद्ध है? तो ये जो है अगुलहास है, कनारी क्यूराइल, फ्लोरिडा, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो
ये हो जाएगी। प्रश्न संख्या 300, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो क्यूरोशियो है, ये भी आप लोगों ने अभी देखा ही था। ये महासागरीय जलधाराएं हैं और इनका बताना है, तो ये सब भी प्रश्न आ चुका है। अगुलहास कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका है। अर्जेंटीना में फाकलैंड जाएगा, पेरू के तट पर हम्बोल्ट हो जाएगा और क्यूरोशियो जापान हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 302, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना परिघटित होती है? किस परिस्थिति के कारण? मध्य और पूर्व प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के दबाव का कम होना, पश्चिमी प्रशांत के ऊपर कमजोर उच्च दाब प्रणाली का सामान्य दाब स्थिति स्थानांतरित करना, मध्य और पूर्वी प्रशांत में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव जिसकी परिणति काफ़ी तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। तो ये जो एक हमने वीडियो बनाया था एनसो वाला, उसमें इन सब चीज़ों को समझाया था। एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन, सदर्न ऑक्सीलेशन, उसमें बताया था मैंने। तो अल नीनो में क्या होता है कि जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गर्म जलधारा रहती है और ला नीना में वहाँ पे ठंडी जलधारा हो जाती है। यही है मध्य और पूर्व प्रशांत महासागर असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव हो जाता है और तेज व्यापारिक पवनों के रूप में होती है। तो ला नीना की जो घटना होती है वो सबल जो है व्यापारिक पवन रहती हैं तब होता है, और जब की जो है एल नीनो में जो है व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं, निर्बल हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य और पूर्व प्रशांत महासागर। इसमें जो एंसो वाला मैंने वीडियो बनाया था उसको एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, होता है ये एंसो वाला, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्याख्या पढ़ने की भी जरूरत नहीं, उसको वीडियो देख लीजिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 303 हो गया। 303, एल नीनो दक्षिणी दोलन क्या है? देखिए एंसो, एंसो के बारे में है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये दोनों प्रश्न हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया। देखिए जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर में जो ऑस्ट्रेलिया का डार्विन और ये दक्षिण अमेरिका का ताहिती, ये जो है इन दोनों के स्थान पे ताप और दाब के अंतर के कारण जो स्थिति होती है उसको दोलन कहते हैं। तो ये जो है एंसो उसी से संबंधित है। एंसो कुछ नहीं है, क्या है एंसो? मतलब एल नीनो और साउथ ऑक्सीलेशन। साउथ ऑक्सीलेशन मतलब एक बार जो है ये इसका, ये ताहिती है और ये डार्विन है, इन दो स्थानों पे ताप और दाब का अंतर देखा जाता है। साउथ ऑक्सीलेशन इसी को कहते हैं कि कभी जो है यहाँ ठंडा हो जाता, जब ये ताहिती जो है गर्म रहता है, ये एल नीनो का हो जाता है, और जब डार्विन जो है गर्म हो जाता है तो ये जो है ला नीना रहता है। ये तो इसका आंसर यहाँ सिंपल सा है, महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है, इंसो। महासागरीय धाराएं, इसे आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इंसो वाला जो हम बनाए थे, वो आप 10 मिनट का वीडियो, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। महासागरीय धाराएं जो दिया गया है, ये देखिए लेब्राडोर, ओएसयू, कनारी, बेंगुला, ये सब आ चुका है। तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। 305 देखते हैं अब। खाड़ी की धाराएं निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? खाड़ी की धाराएं, खाड़ी की धाराएं मतलब ये नहीं गल्फ, गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं ये। खाड़ी मतलब गल्फ स्ट्रीम थी, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। यूरोशिवो धारा जो है क्या है? प्रशांत महासागर की धारा है। कीरू और पीरू के तट पर ये जो है कौन सी हेम्बोल्ट की जलधारा प्रवाहित होती है? कौन सी ठंडी जलधारा है? तो देखिए एगुलहास, एंटिलीस, क्यूरोसियो, ये सब सभी गर्म जलधारा हैं, जबकि हम्बोल्ट क्या है? ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन गर्म धारा है? कौन से गर्म धारा है? तो ये भी प्रश्न आ चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो है पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है वो जो है गर्म जलधारा है, वहाँ पे प्रवाहित होती है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह इसकी दिशा होती है।
ये जो है ठंडी जलधारा होती है, कोल्ड होती है, जबकि हॉट होती है पूर्वी जलधारा। प्रश्न संख्या 310। इरमिंगर, अगुलहास, इल्यूशियन और फाकलैंड। इरमिंगर जो है कहाँ प्रवाहित होती है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये जो है नॉर्वे के पास में, आयरलैंड के पास में। और अगुलहास जो है बार बार आ चुका, हिंद महासागर हो जाएगा। इल्यूशियन जो है प्रशांत महासागर हो जाएगा। फाकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का संदेहात्मक कारण ला लीना को माना गया। ला लीना किस प्रकार एल नीनो से अलग है? तो देखिए, ला लीना का वर्णन विश्वत वृत्तीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया जाता है। ला लीना नहीं, ये एल नीनो का असामान्य गर्म होता है। तो ये पहला कथन तो गलत हो गया। यहाँ अगर ला नीना की जगह एल नीनो होता तो ये सही हो जाता। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, परंतु ला नीना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता। ला नीना का जो है मानसून जलवायु पॉजिटिव होता है तो प्रभाव पड़ता है। इस तरह दोनों कथन ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? टर्बिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। टर्बिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं। टर्बिटी की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। टर्बिटी सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदरी परतें हैं। तो देखिए, बहुत आसान हो जाता है ये प्रश्न। ये जो ऑप्शन दे दिया है, टर्बिटी की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है, ये ब्रह्मांडीय नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। बाकी सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये पता नहीं है क्या ये सही है कि नहीं है, टर्बिटरी धारा क्या है क्या नहीं, तो लेकिन जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा सी। क्या सत्य नहीं है? तो ये इसमें ये ब्रह्मांडीय नहीं है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है, सही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर जलमार्ग विकसित और विकासशील राष्ट्रों को समीप लाता है। जो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा व्यापार इससे होता है। ये कथन जो है गलत हो जाएगा। विकसित और विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि ये अमेरिका और यूरोप में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो आर गलत हो जाएगा और ये सही है। 313। 13 जो है आर गलत है और ये सही है, बी हो जाएगा। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। निम्नलिखित महासागरों में किसमें सार्गैसो सागर है? तो ये बार बार आ चुका है, सार्गैसो सागर आंध्र महासागर में। और देखिए, अटलांटिक महासागर गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा के मध्य शांत क्षेत्र है, इसको सार्गैसो सागर कहते हैं। इनका नामांकन पाए जाने वाले सार्गैसो सवाल के आधार पर किया जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। और ज्वार, सुनामी, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर धारा, तो इसको जो है मिलाना है तो क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये जो है जल का सर्वाधिक उतार चढ़ाव, ये जो ज्वार हो जाएगा। लेब्राडोर धारा उष्ण एवं तुलनात्मक रूप से तेज बहने वाली सागर धारा, ये हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम। और शीत धारा जो है लेब्राडोर हो जाएगा। और सुनामी जो है भूकंपीय जो है इसके कारण होता है। ज्वार जो है तो आसान है। 317 जो है, इनमें से कौन सा कथन सही है? लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है और 180 मीटर की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है। ठीक है। लहरों का ऊपर उठा हुआ भाग क्रेस्ट और नीचे दबा हुआ भाग ट्रफ कहलाता है। तो ये सभी सही हैं, कथन सभी सही हैं। जो लहरों का प्रभाव समुद्र तल के ऊपर तक रहता है, जो होती हैं इनका रहता है, उसके जो नीचे होती हैं, जो 300 से मीटर से 300 1000 मीटर, इनके जो नीचे जो समुद्री धाराएं चलती हैं वो अंतसागरीय धाराएं होती हैं। उनका मेन प्रवाह जो है लवणता में भिन्नता के कारण होता है, सैलिनिटी के कारण। भारी जल बैठ जाता है और वो जो है ऊपर हल्का जल आने लगता है। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में बनते हैं जहां महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा है। ठीक है। मत्स्य क्रियाकलाप गर्म
उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में काफ़ी विकसित हैं। तो ये जो है गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्री भाग में नहीं विकसित हैं। ये ज़्यादातर जो है जहाँ समुद्री जलधार जैसे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलता है, इन क्षेत्रों में विकसित हैं। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है, ये सही है। भारत में अंतर्देशीय मत्स्य उद्योग अन्य प्रकारों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये गलत है। क्या हो जाएगा? 1 और 3। हाँ, 1 और 3 जो है सही है। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों का शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? देखिए, जब जैसे ट्रेड विंड है, यहाँ से हवा जल को प्रवाहित करके ले आती है, तो ये जो है स्थान जो है खाली हो जाता है, तो नीचे से जल जो है ऊपर आने लगता है। इसी को जो है अपवेलिंग कहते हैं। जैसे कनारी जलधारा जो है प्रवाहित होती है, इसको क्या बोलते हैं? अपवेलिंग। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का नाम, तो ये जो है पेरू की जलधारा है। 321 देखते हैं। कुछ वर्षों पूर्व ला नीना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए सिद्ध हुआ था। ला नीना का जो है प्रभाव, तो ला नीना जब आ जाता है तो जो प्रभाव भारत में होता है कि वर्षा अधिक होती है ला नीना के प्रभाव के कारण। तो कृषि के लिए वरदान होगा, वर्षा अधिक होगी। और कृषि के लिए अभिशाप नहीं होगा। और व्यापक स्तर पर सूखा भी नहीं होगा। अब व्यापक स्तर पर जल वृष्टि होगी, ये सही है। ला नीना आएगा तो जल अधिक होगा, अल नीनो आएगा तो जल जो है वर्षा नहीं होगा। में 2 हो जाएगा, कृषि के लिए वरदान और व्यापक जल, तो मतलब बी सही है। ये देखिए अगुलहास, एल नीनो, क्यूरोसिवो और बेंगुला, ये मिलाने के लिए फिर वही आया है, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। अगुलहास जो है हिंद महासागर हो जाएगा, एल नीनो जो है ये हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, नहीं ये दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। एल नीनो जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा। और क्यूरोशियो जो है उत्तरी प्रशांत महासागर हो जाएगा। बेंगुला जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। दक्षिणी दोलन क्या है, इसे हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये हमारा साउथ ऑक्सीलेशन वाला वीडियो देख लीजिए। दक्षिणी दोलन क्या होता है कि जो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, दोनों में तापमान में क्रमशः जो है अंतर आता है, ताप और दाब में अंतर आता है। जो इनका जो है मापक लिया जाता है, ये पीरू के तट के पास जो है ताहिती, या दक्षिण अमेरिका के तट के पास जो है ताहिती है, और डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। इन दो स्थानों से तापमान और दाब का अंतर लिया जाता है। इसी को साउथ ऑक्सीलेशन कहते हैं। जैसे दोलन होता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर आता है, ये दोलन होता है, इसी को जो है साउथ ऑक्सीलेशन कहते हैं। प्रशांत महासागर के वायुभार और हिंद महासागर के वायुभार में घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। हाँ, एक चीज़ ये होता है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जो है इनसे जो है इनका भी तुलना किया जाता है। दक्षिणी दोलन, ये भी जो है सही है। चूंकि आपको और समझाना पड़ेगा, उसमें समझाएं वीडियो में। ये वाकर सेल जो प्रवाहित किस प्रकार चलती है और इंसों का निर्माण कैसे होता है, वो आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया था, उसे आप ज़रूर देखिए। 10 मिनट का है केवल वो, एंसो वाला। एल नीनो धारा प्रकट होती है, ये भी बहुत आसान है, पेरू तट पे। कनारी धारा कहाँ होती है, ये भी बार बार हो चुका प्रश्न। ये देखिए सब फिर वही क्वेश्चन आ गया है। तो हम आगे चलते हैं। एक समुद्री जलधारा अन्य धाराओं से भिन्न है, तो मतलब जो है गल्फ स्ट्रीम गर्म है, किरोशिवो गर्म है, ये गर्म, तो लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। किरोशिवो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान में बढ़त ज़्यादा स्पष्ट होती है उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो जब जो है किरोशिवो क्या है, ये गर्म जलधारा है, तो जब ठंडी होगी तब वो जो है ज़्यादा स्पष्ट जो है सतह पर या तट पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ठंडी में हो गई है। विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवतीय रेखा धारा पाई जाती है, ठीक है। जैसे ये ट्विटर के पास जो है ये ट्रेड विंड चलती है, ट्रेड विंड
से जो है धाराएं प्रवाहित होती हैं, विषुवत-रेखीय धारा। तो क्या होता है कि देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, जो है मान लीजिए ये है। तो ये जो है ट्रेड विंड से जो है ऐसे प्रवाहित होती हैं, तो यहाँ का जल जो है, इस साइड का जल पूरा इधर प्रवाहित हो जाता है। क्या होता है कि जैसे जल यहाँ इकट्ठा हो गया, तो ये जल थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो ये जल, कुछ जल जो है नीचे से यहाँ प्रवाहित होता है, और कुछ जल विषुवत रेखा के पास ही इस साइड में धीरे धीरे प्रवाहित होता है, ऊपर से ही। इसको प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ये जो है हर महासागर में पाया जाता है। ये कह रहे हैं प्रत्येक विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवतीय रेखा धारा पाई जाती है, तो सही है। प्रति विषुवतीय रेखा धाराएं विषुवत रेखीय धाराओं पर महासागर के पूर्वी भाग में जल के पुंजित करने से उत्पन्न होती है। देखिए, यही हमने बताया भी था, तो ये आर दोनों सही है और की व्याख्या भी कर रहे हैं। 349 का आर गलत है। ये उल्टा लिख दिया है क्या? प्रति विषुवत रेखीय धारा विषुवत रेखीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में जल के पुंजित करने। महासागर के पूर्वी भाग में नहीं, बल्कि पश्चिम भाग में, पश्चिम भाग में है। जो मैंने बताया पश्चिम भाग में, महासागर का पश्चिम भाग में जो है जल पुंजित होता है। पार गलत हो जाएगा। अगर ये पश्चिम ना हो, पश्चिम होता तो जो है सही हो जाता। दार ए सलाम से 1 जुलाई को मुंबई के लिए चलने वाली एक जलयान को निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग देगा? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं ही मुंबई से जो है ले जाएंगी। दार ए सलाम से मुंबई दक्षिण पश्चिम मानसून की जलधारा। ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु रहती है। ब्रिटिश द्वीप में देखिए, जैसे ये जो जलधारा है, ये गल्फ स्ट्रीम है। फिर उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये प्रवाहित होती है। तो ये क्या करती है, ये ब्रिटिश में पश्चिमी तुल्य जलवायु जो पाई जाती है, इसी के कारण पाई जाती है, और सम जलवायु जो पाई जाती है, इसी के कारण पाई जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। में दिया है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। ये कौन सी जलधारा सुमेलित नहीं है? सुसीमा जापान से है, आयासियो हिंद एशिया से नहीं है, ये गलत है। अगुलहास, ये सब सही है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। 332, 333। निम्नलिखित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो अगुलहास मतलब कौन सी गर्म जलधारा है, वही पूछा जा रहा है। कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है? तो इसमें क्यूरोशिवो, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक सभी गर्म है, जबकि पश्चिमी पवन प्रवाह ये जो है ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण आंध्र महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने के अनुसार सही क्रम है? दक्षिण आंध्र महासागर की धाराओं के भूमध्य रेखा से वापस आने का अनुसार सही क्रम है। तो ब्राजील, बेंगुला, दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट, दक्षिण विषुवतीय रेख जल जलधारा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये जो है 4, और फिर ब्राज़ील का आएगा, और फिर दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट, और फिर बेंगुला। ये देखिए मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये साउथ एक्सीलेशन करंट ये हो गया, फिर ब्राज़ील हो गया, फिर ये साउथ अटलांटिक करंट है ये ये फिर बेंगुला, ये जो है इसकी दक्षिण अटलांटिक ड्रिफ्ट तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर बेंगुला हो जाएगा। ब्रिटिश द्वीप समूह के बंदरगाह जाड़ों में जमते नहीं हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में रहते हैं। तो कथन कारण दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 337 देखते हैं। निम्नलिखित महासागर धाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो फाकलैंड जो है
अगुलहास, ब्राज़ील, गिनी, ये सब जो है क्या है, गर्म जलधारा है। और ये फ़ॉकलैंड जो है ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित ठंडी जलधाराएँ कौन-सी हैं? ब्राज़ील, फ़ॉकलैंड, कैलिफ़ोर्निया, गल्फ़ स्ट्रीम। तो कैलिफ़ोर्निया और फ़ॉकलैंड जो है 2 और 3, ये जो है ठंडी जलधाराएँ होंगी। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन अन्य 3 से भिन्न है? देखिए, पेरू, लेब्राडोर और बेंगुला ये ठंडी जलधारा है, ब्राज़ील जो है गर्म जलधारा है। कौन सी एक जलडमरू काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ता है? तो ये बॉस्फोरस जलडमरू है। जलसंधि। 341 कौन सा सही सुमेलित है? ओयासियो। तो ये ओयासियो दक्षिण प्रशांत में नहीं बल्कि उत्तरी प्रशांत में है। फाकलैंड जो है दक्षिण अटलांटिक में है, ये सुमेलित है। मोजाम्बिक हिंद महासागर में, ठीक है। लेब्राडोर उत्तरी प्रशांत में नहीं है जबकि उत्तरी अटलांटिक में है ये। तो ये कौन कौन सा सुमेलित हो जाएगा? फाकलैंड और 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा। 342 उस समुद्र का नाम बताओ जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धाराएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। तो हिंद महासागर में जो है आपको हमने बताया कि व्याख्या भी किया, तो ये उसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के निम्नलिखित में से किसकी कोई भूमिका नहीं होती है? तो पृथ्वी का परिभ्रमण, सागरीय तल के जल घनत्व का अंतर, वायु की दिशा, तापमान की भिन्नता। तो इसमें जो है तापमान की भिन्नता जो है का कोई भूमिका नहीं होता। वैसे अगर देखा जाए तो तापमान की भिन्नता भी जो है महासागर तापमान अप्रत्यक्ष रूप से वो भी प्रभावित करता है। तो क्योंकि प्रश्न में दिया गया है तो इसका आंसर डी माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो कनारी हो गया, ओयासियो हो गया, अ, अ, कौन सी ठंडी जलधारा, इनमें से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो बेंगुला, अगुलहास, हाँ, अगुलहास जो है ठंडी जलधारा नहीं है। ओयासियो को जो है क्यूराइल की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से बोलते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट है ये जो है क्यूरोशिवो को जो है क्यूरोशिवो को क्यूरोशिवो को जो है काली जलधारा बोलते हैं। काली जलधारा, काली जलधारा बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, कहा जा सकता है। इनमें से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अटलांटिक महासागर की तो क्यूरोशिवो जो है प्रशांत महासागर की है। 347, इसे खत्म करते हैं। इसे निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो बेंगुला ठंडी, पेरू ठंडी, फकलैंड ठंडी, ये उत्तरी अटलांटिक जलधारा गर्म जलधारा है। कौन सा एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है? कौन सा एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है? घनत्व में परिवर्तन होता है, पानी के तापमान में परिवर्तन, ये भी होता है, पानी की गहराई में परिवर्तन। पानी की गहराई से नहीं मतलब होता है। ये जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। ओएससीओ धारा, बेंगुला धारा, हमबोल्ट और कनारी, ये भी बार बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप करिए। अल नीनो ला नीना की परिघटना के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन तथा वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं। और ला नीना के सक्रिय होने पर अल नीनो की भी सक्रिय हो जाता है। अल नीनो के सक्रिय होने पर भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है। और ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाता है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है? ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिण दोलन तथा वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाता है। ला नीना के सक्रिय होने पर अल नीनो भी सक्रिय हो जाता है। ये जो है अल नीनो और ला नीना दोनों साथ में थोड़ा ना आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इंसो वाला जो है वीडियो आप लोग एक बार और देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा से मैंने इसको बताया था। अब आगे चलते हैं। 351, देखिए फिर से वही है, अगुलहास, बेंगुला, क्यूरशियो, कनारी।
ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, ये फाकलैंड जो है दक्षिण अटलांटिक हो जाएगा। ओएससीओ जो है आर्कटिक नहीं है। ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है। कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी कौन सी नहीं है? तो ये जो है अगुलहास है। ये देखिए, ये जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है अल नीनो का प्रभाव नहीं है। अल नीनो का प्रभाव, अल नीनो का प्रभाव में क्या होता है? सूखा आता है, बाढ़ नहीं आती। इंडोनेशिया में बाढ़ नहीं आएगी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अल नीनो के कारण सूखा आता है। अल नीनो के कारण जबकि पेरू पेरू में जो है क्या होता है, वहाँ बारिश होती है। ये प्रश्न है, हिंद महासागर में महासागरीय सागरीय तली का अप्रैल 2012 में आए 8 से अधिक परिणाम के भूकंप के बावजूद सुनामी उत्पन्न नहीं हुई। यह भूकंप स्ट्राइक स्लिप भ्रंश के कारण उत्पन्न हुआ था। ये कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? संचरण जायर, ये महासागरीय तल की धाराओं का बंध तंत्र है, ये भी सही है। ये थर्मोहेलाइन घनत्व का नहीं होता, ये लवणता का होता है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, बी। आंसर इसका बी हो जाएगा। शीत दीवार के बारे में हम लोग पढ़े हैं, कन्वेयर बेल्ट महासागरीय सतह की गर्म धाराओं की परिपथीय संचरण को जो है हम लोग याद कर लें। कन्वेयर बेल्ट जो है महासागरीय सतह की गर्म धाराओं का परिपथीय संचरण होता है। प्रश्न संख्या 357। हाँ, ये फाकलैंड की धारा जो है कहाँ हो जाएगा? ये ठंडी जलधारा है। नॉर्वेनियन धारा, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा जो है गर्म जलधारा हो जाएगी। और ओखस्टस की धारा जो है कमचटका प्रायद्वीप के पास हो जाएगा। नॉर्वेजियन जो है अटलांटिक की धारा हो जाएगी। सतही महासागरीय धाराएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? सतही महासागरीय धाराएं पवन से। सबसे प्रमुख कारण जो है समुद्री धाराओं के चलने का कारण क्या है? पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधाराएं भारतीय सागर की हैं? कौन सी समुद्री धाराएं भारतीय सागर की हैं? तो ये हो जाएगा अगुलहास। कनारी भी हो सके, लेब्राडोर और एंटिलीस, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। 360 देखते हैं। महासागरों के पश्चिम भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। पश्चिम भाग, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ट्रेड विंड चलती है नीचे से अपवेलिंग होती है तो कनारी जैसी ठंडी जलधारा होती है। जबकि जो है महासागर के पश्चिम भाग में गर्म जलधाराएं इकट्ठी होती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, ये सब तो हमेशा जो है गर्म होंगे। प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिम सीमाओं में होती है। प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिम सीमाओं में होती है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 1 और 2 सही व्याख्या है। और महासागरों के पश्चिम भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखीय महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। वही हमने सब व्याख्या कर दिया, वही चीज़ है। विषुवत रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करती हैं, जिसके कारण महासागरों का पश्चिम भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म रहता है। महासागरीय धाराओं का उद्भव किसके से संबंधित है? हवाएं, गुरुत्व बल, लवणता, घनत्व, सभी से है। अगुलहास, हम्बोल्ट, क्यूरोशियो, बेंगुला को बार बार क्या पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा वाले होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। ठंडी महासागरीय धाराएं जो जिस तट के समीप चलती है वहाँ मरुस्थल हो जाता है, क्योंकि ठंडी महासागरीय
धाराएं जो है वहाँ स्थिरता की कंडीशन लाती हैं, जिससे गर्म हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं, इसके कारण वहाँ वर्षा नहीं होती है। इसका कथन जो है ये सी जो है गलत होगा। आंसर हो जाएगा सी। गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा कराती है, जिससे वहाँ पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। जैसे कनारी जलधारा है तो वो ठंडी जलधारा है, तो सहारा मरुस्थल में वर्षा नहीं होने देती कनारी जलधारा। अम्बोल धारा प्रवाहित होती है तो ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सहारे प्रवाहित होती है। बार बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी गर्म जलधारा है? तो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा भी गर्म जलधारा है, और दक्षिणी विषुवतरेखीय, ये दोनों जो है गर्म जलधाराएं हैं। विषुवतरेखीय धाराएं दोनों गर्म जलधाराएं हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, ये भी बहुत आसान है, आंध्र महासागर के पश्चिम तट पर। निम्नलिखित निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं? तो धारा, वैसे सबसे तेज जब गति होती है तो उसको स्ट्रीम बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम जैसे है। 368। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? कौन सी ठंडी धारा नहीं है? कनारी, गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा नहीं है, गर्म है। कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट के निकट है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? पेंगुला जो है क्या, हाँ, ये आंध्र महासागर की धारा है, दक्षिणी आंध्र महासागर। कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? कनारी, लेब्राडोर ठंडी हो गई, फाकलैंड ठंडी, ब्राजील की धारा गर्म हो गई। 373। अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? तो गिनी की धारा, ये गर्म जल धारा है, बाकी सब ठंडी है। अटलांटिक महासागर गर्म जल धारा है। अफ्रीका का जो तट है वो गिनी तट कहलाता है। हिंद, ये जो है धाराएं मिलाना, हिंद महासागर का जो हो जाएगा मानसूनी ड्रिफ्ट हो जाएगा। उत्तर प्रशांत में क्या हो जाएगा? क्यूरोशियो हो जाएगा। दक्षिणी प्रशांत में अल नीनो हो जाएगा। अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम। सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है। शीत महासागरीय धारा के साथ उपोष्ण में महासागरीय महासागर का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, हमने व्याख्या किया था कनारी जो जलधारा है के कारण सहारा में जो है मरुस्थल पाया जाता है, और जो है उच्च वायुदाब का क्षेत्र भी है। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी करने हैं। महासागरीय धारा की गति लगभग है, ये याद कर लीजिए, फैक्ट है, ये जो है 2% है। हवा जितने चलती है उसका 2% महासागरीय जलधाराएं चलती हैं। 377 देखते हैं। 377। पेंगुला धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? तो ये जो है अटलांटिक महासागर हो जाएगा, डीजल धारा है। किस शीत धारा कहा जाता है? किसे शीत धारा कहा जाता है? पेंगुला हो गया। विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई है, देखिए ये भी याद कर लीजिए, विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई 100 मीटर है। प्रतिधारा जो चलती है ट्रेड विंड द्वारा जब जल इकट्ठा कर लिया जाता है महाद्वीप के पश्चिमी तट, महाद्वीप के पूर्वी तट या महासागर के पश्चिमी तट पर, विषुवत रेखा वहाँ जब जल अधिक हो जाता है तो बीच से जो है विषुवत रेखा के प्रतिधारा प्रवाहित होती है। ये औसत गहराई 100 मीटर है। गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धारा किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती है? गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो, ये पश्चिमी तीव्रीकरण जो होता है के कारण जो है बहती हैं। ये गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो पश्चिमी तीव्रीकरण तेजी से बढ़ती हैं। दोनों की गर्म जलधाराएं गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति आंध्र महासागर में फ्लोरिडा और एंटीलीज धारा के मिलने से होती है। इसका अस्तित्व केप हेटरस के उत्तर
में 45 के उत्तरी अटलांटिक द्वीप तक बना रहता है। इसके दाहिनी ओर सारगासो सागर, बाईं ओर लेब्राडोर की ठंडी धारा का अस्तित्व रहता है। अब 381, कौन सा कथन सही नहीं है? विषुवतरीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित वर्षा क्वेश्चन पे देखिए आ चुका है। ठंडी महासागर में तटीय क्षेत्र पर्याप्त वर्षा नहीं होती, ये सही नहीं है, सी। देखिए मिलाने के लिए फिर वही दे दिया गया है। समुद्री तरंग वेब, ये जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सही सही दर्शाया जाता है? तो लंबाई और तरंग अवधि से। तरंग वेव जो होता है लंबाई और तरंग अवधि से। कौन सी ठंडी समुद्री धारा है? फाकलैंड। 384, 85 देखते हैं। अलिनो क्या है? पेरू के पश्चिमी तट की गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं। सनातनी पवने हैं, समुद्री तापमान में अंतर, समुद्र जल में लवणता में अंतर, पृथ्वी के परिभ्रमण। इसमें जो है कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं? तो इसमें परिक्रमण जो है, वैसे अप्रत्यक्ष रूप से तो होता ही है, परिक्रमण कह रहे हैं लेकिन परिभ्रमण। एक और दो और तीन है प्रत्यक्ष रूप से। घूर्णन दिया होता तो ज़्यादा सही होता, घूर्णन अगर रहता तो कोरियालिस बल उसके कारण लगता है। एक और दो तीन सही है। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? कैलिफोर्निया की ठंडी धारा यूएसए के पश्चिमी क्षेत्र से गुजरेगी। ये जो है लगभग 100 150 क्वेश्चन जो है लगभग हो गया है, तो इसमें काफ़ी रिपीट भी हैं। ये समुद्री जलधाराओं से संबंधित प्रश्न हो गए, और इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। समुद्री जलधारा से संबंधित शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे, जिससे आपका जलधारा कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।